अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज की क्लास में 2 दिन पुराने इस आर्टिकल को कवर करेंगे। द हिंदू के ड्राइंग द लाइन इसका टाइटल है। इस आर्टिकल को हमने 2 दिन पहले मिस कर दिया था। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है। ये आर्टिकल आपको बताता है कि साइंस क्या कहता है, रिसर्च क्या कहती है हिली एरियाज़ में डेवलपमेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को अपने क्विज़ के साथ में। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों टाइप के। इन क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है एट द एंड ऑफ द क्लास, और ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमने सीखा है वो सब अप्लाई करें, 8 आउट ऑफ 8 हमें मार्क्स मिलें। सॉल्यूशंस एट द एंड ऑफ द क्लास ही आपको करवाएंगे। आइए क्लास को शुरू करें। ऑलराइट, कह रहा है जी ड्राइंग द लाइन। देखिए, ड्रॉ मतलब किसी चीज़ को बनाना, ड्रॉ करना, लिखना, है ना। राइट करना समझ सकते हो, ड्रॉ करना। और लाइन का मतलब होता है रेखा। कह रहा है हमें ड्रॉ द लाइन करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? ड्रॉ द लाइन का मतलब है जी लक्ष्मण रेखा को खींचना, अपनी लिमिट्स को डिफाइन करना। भाई यहाँ तक मैं जाऊँगा और इसके आगे मैं कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करूँगा, तो ये काम होता है ड्रॉ द लाइन करना। कह रहे हैं हमें भी लक्ष्मण रेखाएं बनानी पड़ेंगी, अपनी लिमिट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। और बात कर रहा है ऑन इंफॉर्मेशन एंड रिस्क अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बात हो रही है उस इंफॉर्मेशन की और उन रिस्क्स की, उन जोखमों की जो अंडरलाई करते हैं, जो छुपे हुए हैं या जो बेस के अंदर, नींव के अंदर बैठे हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। हिली एरियाज़ के अंदर जो इंफ्रा का आप डेवलपमेंट करते हैं, आप पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। कह रहे हैं हम इसकी बात करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आई है इस पे और जो रिस्क हैं इस पूरे काम के अंदर, जो अंडरलाई कर रहे हैं, इस पूरे काम की नींव के अंदर बैठे हैं। अंडरलाई करना आप समझ गए ना। अंडर मतलब नीचे, लाई मतलब पड़े हुए होना, लेटे हुए होना। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे अंडरलाई करती है तो मतलब उस चीज़ के अंदर वो इनसेपरेबल पार्ट की तरह बैठी है। हिडन है, इनहेरेंट है, इंट्रिंसिक है, लेटेंट है। एक सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूँ। खाली वर्ड को देख देख लेने भर से या मीनिंग निकाल लेने भर से वो आपको समझ में नहीं आएगा। सेंटेंस ऐसा बन सकता है, हार्डवर्क अंडरलाइज सक्सेस। हार्डवर्क जो है अंडरलाई करता है, यानी कि नींव में बैठा हुआ होता है सक्सेस के, यानी कामयाबी के। तो हार्डवर्क कामयाबी का इनसेपरेबल पार्ट है, उसकी नींव में बैठा रहेगा हमेशा, आप उसको अंडरलाई किया हुआ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे। देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंफॉर्मेशन एड्स पब्लिक सेफ्टी, कॉमा, इट इज़ नॉट ए ट्रिगर फॉर पैनिक। कह रहे जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो पब्लिक सेफ्टी को एड करती है। एड करना यानी किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को हेल्प देना। कह रहे इंफॉर्मेशन जितनी मिलेगी पब्लिक की सेफ्टी को उतनी ही हेल्प मिलेगी। ना कि ये कोई ट्रिगर है, ना कि ये कोई कारण है पैनिक का या फिर घबराने का। इंफॉर्मेशन दे करके ऐसा मत सोचो कि लोग घबरा जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक बार घबराते हैं, लेकिन पब्लिक सेफ्टी के लिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होती है। इंफॉर्मेशन आपका सब्जेक्ट है, एड्स इसकी वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। इंफॉर्मेशन वही नाउन है जिसका प्लूरल या सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन। कभी भी अ इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन, है ना, या इंफॉर्मेशंस, ऐसे कोई भी वर्ड को आप कभी भी इंग्लिश में नहीं देखेंगे। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है, इसके ना आगे आर्टिकल लगेगा ए एन, ना इसके पीछे एस या ई एस लगेगा। इसको प्लूरल नाम बनाएंगे, ना बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे। ये ड्रॉ द लाइन जो है ना, जिसका मतलब आपने देखा अभी कि सेट द लिमिट, सीमाओं को डिफाइन करना, इसी से एक इडियम बनती है लाइन इन द सैंड। लाइन इन द सैंड, सैंड का मतलब क्या है? रेत। उस पर एक लाइन आपने खींच दी। क्या मतलब हुआ जी इसका? इसका सीधा सा मतलब हुआ, देखो दो मीनिंग होते हैं इस इडियम के। पहला मीनिंग होता है जी, ये लिख देता हूँ, अ लिमिट सेट और डिफाइंड इन एडवांस। ये लाइन इन द सैंड है, मैं यहाँ तक ही काम करूँगा, इस काम को इसके आगे नहीं करूँगा। या मैं
मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप लाइन इन द सैंड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल है ना, जैसे आपने सोने के लिए लाइन इन द सैंड बनाई हुई है कि मैं कितना भी लेट सोऊं लेकिन मैं 1 बजे से जल्दी 1 बजे तक सो ही जाऊंगा, तो ये आपकी लाइन इन द सैंड है। चाहे आप 12 बजे सोएं, 12:30 सोएं, पौने 1 बजे सोएं, लेकिन आपने एक सीमा खींच रखी है कि 1 बजे के बाद मैं जगूंगा नहीं, है ना। ये तो हो गया पहला मीनिंग। दूसरा इसका मीनिंग है अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, एक ऐसा बिंदु जहां से अब चीज़ों की वापसी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, रशिया हैज़ क्रॉस्ड द लाइन इन द सैंड, रशिया हैज़ क्रॉस्ड द लाइन इन द सैंड बाय अटैकिंग यूक्रेन। रशिया ने उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस कर दिया है यूक्रेन को अटैक करके। अटैक करने के बाद अब फिर से दोस्ती नहीं हो सकती, है ना, फिर से जो है शांति नहीं हो सकती। अटैक हो गया तो हो गया। अगर कुछ करना था तो अटैक करने से पहले करना था, वो अटैक होने के बाद में मामला हाथ से निकल चुका है। तो ये ईडियम जो है ना, लाइन इन द सैंड, इसकी दोनों मीनिंग होते हैं, दिमाग में रखें। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे, वो कैप को देखेंगे। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए, इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। ऑलराइट, वो कैब शीट है अपनी आज की, 5 वर्ड्स हैं, थोड़ा सा अपने इसको जूम इन करेंगे। पहला जो वर्ड है वो है डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड या सर्कुलेशन, इसको ब्रॉडकास्ट भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन को, न्यूज़ को सब तरफ फैलाना, किसी बात को हर आदमी को बताना। डिसेमिनेशन ऑफ फेक न्यूज़ इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया। फेक न्यूज़ को फैलाने का जो काम है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है भारत में। पनिशेबल ऑफेंस मतलब ऐसा गुनाह जिसकी पनिशमेंट आपको मिल सकती है। इसको प्रोपगेशन या एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे, डिसेमिनेशन। चलिए अगला वर्ड है सेंसर। ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, और वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को बहुत बुरे से किसी की आलोचना करना। द मिनिस्टर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू सीवियर सेंसर सिंस द स्कैम केम टू लाइट। मिनिस्टर जो है सब्जेक्ट टू है यानी एक्सपीरियंस कर रहा है बहुत ही ख़राब आलोचना को, बहुत ज़्यादा सेंसर को, जब से ये स्कैम जो है, घोटाला जो है, केम टू लाइट हुआ, सबके सामने आया, है ना। तो घोटाला सबके सामने के आने के बाद से मिनिस्टर को काफ़ी आलोचना सहनी पड़ रही है। यहाँ पे सेंसर एक नाउन है, सीवियर नाम के एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है, सीवियर सेंसर। अब ये भी इसके सिनोनिम्स हैं, डिनाउंस, रिब्यूक, कंडेम, डिप्लोर, डिक्राई, है ना। आज रिब्यूक नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ये सभी जो वर्ड्स हैं ना, आप देखेंगे मोस्टली नाउन्स और वर्ब्स दोनों का काम करते हैं। रिब्यूक नाउन भी है, वर्ब भी है ना। कंडेमनेशन नाउन है और कंडेम वर्ब है। डिनाउंसमेंट नाउन है, डिनाउंस वर्ब है। चलिए अगला वर्ड है इंजैमिनेट। बहुत दिनों बाद ये वर्ड आया है। इंजैमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना या बार बार कहना। द मिनिस्टर इंजैमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी बिफोर द जज। प्रिजनर ने इंजैमिनेट किया, कैदी ने बार बार दोहराया अपनी रिक्वेस्ट को, जो मर्सी की थी, रहम की थी, दया की थी, जज के सामने। मतलब बार बार उसने जज से माफ़ी मांगी और दया की भीख मांगी प्रिजनर ने। अब इंजैमिनेट को रीआइट्रेट करना, एम्फसाइज करना, एको या हार्प ऑन करना भी बोलते हैं। आज रीआइट्रेट नाम के वर्ड को यूल सी इन द आर्टिकल टुडे। फ्रेजल वर्ब याद रखें, हार्प ऑन, इसी का सिनोनिम है इंजैमिनेट का, लेकिन ये नेगेटिव फॉर्म में होता है। हार्प ऑन का मतलब होता है राग अलापना, किसी नेगेटिव वे में इसको आप इसको यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को बार बार जो है ना, सामने वाले की चिढ़ा करके सामने वाले को बार बार कहना, मतलब इतनी बार कहना किसी चीज़ को कि सामने वाला चिढ़ने लगे, इसको बोलते हैं हार्प ऑन। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है अपना आज का, टेन्यूस। टेन्यूस का मतलब होता है बहुत पतला, बहुत कमज़ोर या बहुत वीक।
बहुत पतला, बहुत कमज़ोर या बहुत वीक। देयर इज़ अ टेन्यूअस डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट। एक बहुत ही महीन सा डिफरेंस है, बहुत ही नाजुक सा डिफरेंस है एक सिपाही और एक आतंकवादी के बीच में। फ्रेजाइल, डेलिकेट, फ्लिमजी और स्लिम इसके सिनोनिम्स हैं। समझ पा रहे हैं ना? बहुत ही एकदम जिसमें ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ ना हो, बहुत ही महीन बोलते हैं हिंदी में, महीन जो है ना इसका वर्ड का मीनिंग निकलेगा। चलिए लास्ट वर्ड है अपना कैसम। कैसम का मतलब होता है खाई, गैप, फिशर, क्रैक। जो फिशर सिनोनिम है इस वर्ड का आर्टिकल में आप देखेंगे। दरार समझते हैं ना, ज़मीन में पड़ जाती है, रिश्तों में पड़ जाती है, उस खाई या दरार को अंग्रेजी में कैसम बोलते हैं। लिखते हैं चैज़म, है ना, ये चैज़म ही है ना, पर बोलते हैं कैसम। देर इज़ ऑलवेज अ कैसम दैट सेपरेट्स वन जनरेशन फ्रॉम द अदर। हमेशा एक बड़ी सी दरार या फासले की खाई आप देखेंगे जो सेपरेट करती है एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन से, एक पीढ़ी को जो है पुरानी पीढ़ी से। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में आपने देख लिए। सिंपल सा ही है आज का, वो कैब ज़्यादा हैवी नहीं है। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। समरी ये है कि जो उत्तराखंड में तबाही हो रही है हर साल, कभी वहाँ पे लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, ज़मीन अंदर धंस रही है, कभी वहाँ पे बाढ़ आ रही है बहुत तेज़ी से। इन सभी तबाहियों को समझने के लिए सरकार ने एक रिसर्च बिठाई, एक कमेटी बिठाई, और उस कमेटी में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, लगभग 8 इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग मामलों से, एंगल से रिसर्च करके बताया कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, इस रिसर्च की रिपोर्ट्स को एज यूजुअल हमारी सरकार ने पब्लिक नहीं किया। सरकार क्या करती है, डेटा देने से बहुत कतराती है हमारी गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को बीच में पढ़ना पड़ा और इस डेटा को पब्लिक किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने डेटा जो नहीं दिया इसका रीज़न क्या है। तो सरकार ने बताया कि ये डेटा अगर लोगों तक जाएगा तो लोग पैनिक कर जाएंगे, घबराने लगेंगे। हमारा आर्टिकल 2 बातें बता रहा है। पहली बात तो डेटा जो इस तरह का होता है वो पब्लिक सेफ्टी को एड करता है, उसको इम्प्रूव करता है। ऐसा डेटा कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। जो भी इस रिसर्च में पता लगा है लोगों को बताया जाए खुलेआम, टीवी पे, न्यूज़पेपर में, ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें। दूसरा, इस रिसर्च में जो बातें बताई गई हैं उन पे गौर फरमाने की खास ज़रूरत है। एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसके पार आप हिली एरिया में कभी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तो रिसर्च में लाइन ड्रॉ करके बताई गई है कि इतना कर सकते हैं, इससे आगे नहीं करना है। तो इस लाइन को हमें हमेशा ड्रॉ करके फॉलो करना चाहिए। आज की टोन है सजेस्टिंग। सरकार से सजेस्ट कर रहा है कि ऐसी रिसर्च करवाते रहो और साथ ही साथ ऐसे डेटा को भी लोगों को बताते रहो। चलिए अब शुरू करेंगे। रिसर्च में क्या पता लगा, अब आर्टिकल में आपको बताया जाएगा। कह रहे द ईयर बिगिन ऑन अ क्लैमिटस नोट विद रिपोर्ट्स दैट द टेम्पल टाउन ऑफ जोशीमठ इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वॉज सिंकिंग। कह रहा है ये ईयर शुरू हुआ 2023 का एक क्लैमिटस नोट पे। क्लैमिटस मतलब डिजास्टर्स, जिसमें कुछ डिस्ट्रक्शन हो, डिजास्टर हो, क्लैमिटी हो। और नोट का मतलब होता है धुन। नोट बजते ना पियानो के, गिटार के, नोट्स मतलब धुन। कह रहा है जी ये वाला जो साल है ये शुरू हुआ एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव धुन के साथ में, क्लैमिटस नोट के साथ में। और नोट क्या था, और ये सारा नोट आया जी इन रिपोर्ट्स के साथ। दैट वो ये कि जो टेम्पल टाउन है जोशीमठ में, एक पूरा टाउन जो है टेम्पल की तरह है, और ये जोशीमठ है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड में। ये टाउन डूब रहा था, वॉज सिंकिंग। डूब रहा था मतलब अंदर जो है धंसता जा रहा था ज़मीन के। अच्छा और क्या था रिपोर्ट्स में, एंड दैट क्रैक्स हैड अपीयर्ड ऑन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर्स। और जो क्रैक्स थी, दरारें थी, वो अपीयर कर रही थी, उभर करके आ रही थी सामने। कहाँ पे, रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर्स में, घरों में और दुकानों में। रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर मतलब घर, कमर्शियल स्ट्रक्चर मतलब दुकान। आई बात समझ में? तो इस तरीके से एक बहुत ही तबाही बड़ी धुन के साथ में ये साल शुरू हुआ जोशीमठ के लिए, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। पता लगा कि ये टाउन पूरा डूब रहा है, ज़मीन अंदर जा रही है और घरों में, दुकानों में दरारें आ रही है। ईयर आपका सब्जेक्ट है, बिगेन इसकी वर्ब है। किलोमीटर्स, डिजास्टर्स, डिस्ट्रक्टिव, तबाही भरा। टेम्पल टाउन जो है जोशीमठ, इसकी वर्ब है वॉज सिंकिंग। क्रैक्स की वर्ब है हैड अपीयर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना हैड अपीयर्ड, यही मैं आपसे थोड़ा सा क्यूरोसिटी बना रहा हूँ आपकी। अपने आप से ये पूछो कि इस हैड की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे हैव भी तो आ सकता है, क्रैक्स हैव अपीयर्ड।
यहाँ पे कुछ ना लगे, ना हैज़ ना हैव, सीधे लिख दें क्रैक्स अपीयर्ड। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर लगाया गया इस सेंटेंस में जिसमें हैड की ज़रूरत पड़ेगी अपीयर्ड से पहले। अब इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अपने आप से सोचो, इस कॉन्सेप्ट को अपने को भी देखना है। कह रहा है जी, दिस prompted a humanitarian crisis with people fleeing and taking refuge in tents and open spaces। कह रहे इस चीज़ ने प्रॉम्प्ट कर दिया, भड़का दिया एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को। क्या होता है ह्यूमैनिटेरियन? जो ह्यूमन से रिलेटेड हो, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो। क्राइसिस मतलब आफत या तूफान। इस चीज़ ने एक आफत को उकसा दिया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो था, और ये क्राइसिस हुआ विद, इस चीज़ के साथ ही, लोगों के फ्ली करने के साथ ही, भागने के साथ ही, और एग्जिट करने, टेक करने के रिफ्यूज़ को, टेक रिफ्यूज़ करना, कहीं पे पनाह लेना, पनाह लेने के साथ ही टेंट्स में और ओपन स्पेसेस में। और ये क्यों किया लोगों ने? फियरिंग दैट देयर होम्स वुड क्रम्बल, फियर करते हुए कि उनके घर जो हैं वो क्रम्बल कर जाएंगे, ढह जाएंगे, गिर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। आई बात समझ में? तो ऐसा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें यहाँ जोशीमठ में देखने को मिला। दिस जो है इस पूरी घटना के लिए आया है, इस रिपोर्ट के लिए आया है। दिस की वर्ब है प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को उकसाना, ट्रिगर करना। होम्स की वर्ब है वुड क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ढह जाना, शैटर हो जाना, ब्रेक इनटू पीसीज होना। लोगों को ये लगा कि भागते हैं, नहीं तो घर तो है, सब के सब ढहने वाले हैं हमारे। फ्ली करना यानी किसी जगह से भाग निकलना, लीव करना, एग्जिट करना, जान बचा के भागने को बोलते हैं अंग्रेजी में फ्ली करना। बढ़े आगे। टेक रिफ्यूज, टेक शेल्टर, ये फ्रेज अंग्रेजी में किसी जगह पे पनाह लेना, शरण लेने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, टेक रिफ्यूज एंड टेक शेल्टर। कह रहा है अप्रॉक्सीमेट रीजन फॉर द एक्सेलरेशन इन फिशर्स एंड क्रैक्स वॉज एट्रीब्यूटेड टू टनलिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट being developed by the NTPC और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। कह रहे अप्रॉक्सीमेट रीजन जो था, अप्रॉक्सीमेट मतलब आसपास का, नियर बाई, क्लोज, और किसके लिए? इस एक्सेलरेशन के लिए, इस तेज़ी के लिए जो आई थी फिशर एंड क्रैक्स में। फिशर यानी खाइयाँ, क्रैक भी होता है खाइयाँ। फिशर दरार होती है, क्रैक खाई होती है। कह रहे एक रीजन जो था इस एक्सेलरेशन का, इस तेज़ी का, जो खाई बनने में आया या क्रैक्स के उभरने में आया, तो कह रहा है वो एक नियर बाई रीजन ये जो था वो एट्रीब्यूट किया गया था। एट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का रीज़न बताना है ना, इसके बाद हमेशा टू लगाया जाता है। ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस रीजन को एट्रीब्यूट टू किया गया था या इस चीज़ पर लगाया गया था, और वो चीज़ थी टनलिंग एक्टिविटी यानी गुफा बनाने की एक्टिविटी। इस प्रोजेक्ट से, तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट से, जो डेवलप किया जा रहा है भारत सरकार की एनटीपीसी नाम की कॉरपोरेशन के द्वारा। चलिए, रीजन की वर्ब है वॉज एट्रीब्यूटेड। रीजन को एट्रीब्यूट किया गया था पैसिव वॉइस में, है ना, इस चीज़ से रीजन को कनेक्ट किया गया था। फिशर आपने देख लिया। एट्रीब्यूट के बाद में हमेशा आप टू देखेंगे। स्ट्रक्चर को समझते हैं। एट्रीब्यूट और एस्क्राइब दो वर्ड्स है। एट्रीब्यूट और एस्क्राइब दो वर्ड्स है। दोनों के बाद में आप टू लगा के बताएंगे जिस भी चीज़ पे आप किसी चीज़ को एट्रीब्यूट कर रहे हैं या उसका रीज़न बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सडन साइंटिस्ट अस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग एट मैन मेड पोल्यूशन। साइंटिस्ट जो है अस्क्राइब करते हैं यानी रीज़न बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग का, जो है मैन मेड पोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग का सारा ब्लेम जो है वो मेन पोल्यूशन पे डालते हैं। एस्क्राइब वर्ब आपने देखी है, मैंने आपको अभी बताया, हमेशा अपने पास टू लेगी जो भी रीज़न आप बता रहे हैं उसका। तो एस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग एट नहीं, यहाँ पे टू लगना चाहिए। ठीक है, ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर को, ऐसे ही यूज़ होगी ये टू के साथ में, ना एट ना ऑन। उसी तरीके से द सडन स्पाइक इन क्राइम कैन बी एट्रीब्यूटेड ऑन अनचेक्ड इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो अचानक आया हुआ स्पाइक है क्राइम में, जो उछाल है गुनाह में, वो एट्रीब्यूट किया जा सकता है या जोड़ करके रखा जा सकता है, लिंक किया जा सकता है अनचेक्ड इन्फ्लेशन पे, ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई पे, और अनएम्प्लॉयमेंट पे यानी बेरोज़गारी पे। ठीक है, तो यहाँ भी ऑन गलत है, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। कह रहा है जी, देयर वर ऑल्सो कंसर्न्स ऑन वेदर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और इंक्रीज अर्बनाइजेशन that encouraged faulty construction had reached a point from which disasters had become inevitable।
कह रहा है ये भी कंसर्न्स थे, ऐसी भी चिंताएं थी। और किस चीज़ पे? ऑन लगा के बता रहा है वेदर, हाँ या ना इस चीज़ पे कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, धरती में पानी के ख़त्म होने का काम है। डिप्लीशन मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, कम हो जाना और एकदम ख़त्म होने की कगार पे होना। तो कह रहे जो भूमिगत पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, उसके पानी के ख़त्म हो जाना, और या फिर जो इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता हुआ शहरीकरण है, जिसने इनक्रेज किया है फॉल्टी कंस्ट्रक्शन को, अनाप शनाप के कंस्ट्रक्शन को, है ना, जिसकी वजह से अनाप शनाप का कंस्ट्रक्शन शहरों में देखने को मिला है। कह रहा है ये रीच कर चुका था एक ऐसे पॉइंट पे, ये दोनों चीज़ें पहुंच चुकी थी एक ऐसे बिंदु पे जहाँ पे डिजास्टर्स जो हैं वो इनएविटेबल हो चुके हैं, जहाँ पे डिजास्टर आएंगे ही आएंगे, अनअवॉइडेबल है, बचा नहीं जा सकता। आई बात समझ में? ऐसी डिस्कशंस भी हैं। ये पानी ज़मीन में ख़त्म हो रहा है और कंस्ट्रक्शन आप उल्टा सीधा कर रहे हो, अल्लम बल्लम कुछ भी बना रहे हो जहाँ आपको बनाने की जगह मिलती है। इन दोनों चीज़ों से आप ऐसी जगह पहुँच चुके हो, ऐसे पॉइंट पे कि अब यहाँ पे डिजास्टर तो होंगे ही होंगे। दीज आर इनएविटेबल, इनको रोकना मुश्किल है। चलिए, कंसर्न सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है, देयर से क्लॉज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। कंसर्न्स प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल है। अगर कंसर्न लिखा होता तो वर्ब वर की जगह पे वॉज होती। ठीक है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड अर्बनाइजेशन दोनों की वर्ब है हैड रीच्ड। अर्बनाइजेशन के लिए आया दैट की वर्ब है एनकरेज्ड। डिजास्टर्स की वर्ब है हैड बिकम, वर्ब जो इनएविटेबल का मतलब होता है किसी चीज़ का अनअवॉइडेबल होना, जिससे बच पाना मुश्किल हो। चलिए आगे बढ़े। कह रहे जी टू एड्रेस ऑल दीज द उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी had commissioned 8 reputed institutions to study the land subsidence phenomenon from multiple angles। कह रहा है एड्रेस करने के लिए इन सभी बिंदुओं को, इन सभी पॉइंट्स को उत्तराखंड की सरकार जो है उसकी इस एजेंसी ने, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कमीशन किया या स्पॉन्सर किया। कमीशन करना यानी किसी चीज़ को अपने पैसे से करवाना, है ना, खुद से लॉन्च करवा के। तो इसने अपने पैसे से लॉन्च किया या स्पॉन्सर किया 8 रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को रेप्यूटेड, कि आप स्टडी करें लैंड सब्सिडेंस के फिनोमिनन को, अलग अलग एंगल से अलग अलग पहलू इसके देखें। लैंड सब्सिडेंस क्या होता है? लैंड का धंस जाना, सबसाइड कर जाना, अंदर चले जाना। उत्तराखंड में यही हो रहा है ना जोशीमठ में। तो सरकार ने उत्तराखंड की 8 इंस्टीट्यूट्स को बुलाया, इंस्टीट्यूशंस को, और उनको बोला कि आप रिसर्च करके बताओ, अलग अलग एंगल से बताना कि जो हुआ है वो क्यों हो रहा है। इस पूरी अथॉरिटी, जो सरकारी अथॉरिटी है, इसके आगे दा लगा हुआ है, इसकी वर्ब है हैड कमीशन्ड। कमीशन करना मैंने आपको बता दिया, है ना, खुद से किसी चीज़ को करवाना अपने पैसे पे। कह रहा है जी सरप्राइजिंगली इट बैंड द पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइंटिस्ट इन्वॉल्व्ड विद द इंस्टीट्यूशंस ऑन द ग्राउंड्स दैट सैटेलाइट imagery pictures from Indian international sources of the subsurface in Uttarakhand were aggravating panic। कह रहे सरप्राइजिंग बात यह है कि इसी सरकार ने फिर बैन कर दिया पब्लिक में फैलाने को, डिसेमिनेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, और जो इन साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व है इस इंस्टीट्यूशंस के साथ, उनकी तरफ से। इसने बोला कि आप रिसर्च करो, लेकिन कोई भी रिसर्च की बात आपका कोई भी साइंटिस्ट कभी भी पब्लिक में नहीं बताएगा। और कह रहा है ये ऐसा क्यों किया इन्होंने? कह रहा है जी ऐसा इस ग्राउंड पे किया, इस आधार पे किया, इस बेसिस पे किया कि जो सैटेलाइट इमेजरी है इन पिक्चर्स की, जो इंडियन और इंटरनेशनल सोर्सेज से आई है, और ये किसकी है? सब सरफेस की, इस ऊपर से सरफेस की जो पिक्चर है, सब सरफेस मतलब ऊपर का सरफेस। कह रहा है उत्तराखंड में ये जो पिक्चर्स हैं ये एग्रावेट कर रही थी और बुरा कर रही थी और ख़राब कर रही थी पैनिक को, लोगों में डर को। और दूसरा कह रहा है एंड द इंफॉर्मेशन वॉज टू बी शेयर्ड ओनली आफ्टर इट वॉज क्लियर्ड बाय द सेंटर। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर की जानी थी महज इस चीज़ के बाद में, जब ये क्लियर कर दी जाए सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा। तो ये सारी चीज़ जो है ना सरप्राइजिंग है। सरकार बोलती है पहले हम देखेंगे, समझेंगे, फिर लोगों को बताएंगे अगर ठीक लगेगा, क्योंकि पहले भी हमने बताया था तो लोग डरने लगे। हम चाहते नहीं है लोगों में फिर से पैनिक फैले। इट आया सरकार के लिए, वो है इसकी बैंड। डिसेमिनेशन यानी फैलाव, किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेडिंग या ब्रॉडकास्ट। पिक्चर्स की वो है वर एग्रावेटिंग, पिक्चर्स जो है एग्रावेट कर रही थी और बुरा बना रही थी पैनिक को।
पैनिक आप समझते हैं लोगों में घबराहट या डर। इंफॉर्मेशन की वर्ब है अगेन वॉज, इट की वर्ब है वॉज क्लियर्ड, इट आया इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन वॉज क्लियर्ड। कह रहा है जी द नेट रिजल्ट ऑफ दिस इज दैट डिस्पाइट रिपोर्ट्स ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस बीइंग अवेलेबल फॉर मंथ्स, it took a strong rebuke from the High Court of Uttarakhand last week for the state authorities to make this information public। कह रहा जी आखिरी रिजल्ट, नेट रिजल्ट जो है इस पूरी घटना का क्या हुआ, वो ये हुआ कि बावजूद इन रिपोर्ट्स के सभी इंस्टीट्यूशन से जो आई थी अवेलेबल होने के कई महीनों से, बावजूद इन सारी रिपोर्ट्स को सरकार के पास होने के, कह रहा जी इस चीज़ ने ले लिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिब्यूक को, इस चीज़ को बहुत ज़रूरत पड़ी, एक बहुत ही कड़ी आलोचना की, लताड़ की हाई कोर्ट से उत्तराखंड की पिछले हफ्ते कि वो स्टेट अथॉरिटी जो हैं वो मेक करें इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक, इस इंफॉर्मेशन को सबको बताएं। तो ये रिपोर्ट्स तो सारी की सारी सरकार के पास रखी थी, सरकार बता ही नहीं रही थी, तो उत्तराखंड जो है हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई सरकार को, फिर सरकार ने हाई कोर्ट की कंप्लायंस में रिपोर्ट जो है पब्लिक को दिखाई। रिजल्ट की वर्ब है इस, इट की वर्ब है टुक। रिब्यूक समझ गए आप, क्रिटिसिज्म, सेंसर, किसी चीज़ के ऊपर लताड़ या आलोचना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ऊपर जो कॉन्सेप्ट छोड़ा है हमने पेंडिंग, उसको फटाफट से देख लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि मेन क्लोज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ये भी पास्ट में ही होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी लगाते हैं। जैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, अगर बाहर वाली वर्ब पास्ट में है तो अंदर वाली वर्ब को भी आप पास्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, है ना, पास्ट इंडेफिनिट है तो परफेक्ट में डाल देंगे उसको आप। तो नरेशन वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला जो है नरेशन से ही निकला है। दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट ऑफ पास्ट है। अगर पास्ट इवेंट कोई दिया गया हो और उसका भी पास्ट इवेंट आपके पास आ जाए, तब आपको पास्ट से पास्ट वाले इवेंट के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिकली देखो ये रूल्स कैसे लगेंगे। ऑल ऑफ अस न्यू दैट ही इज़ लाइंग, हम सभी जानते थे कि वो झूठ बोल रहा था, या हम सभी जानते थे वो झूठ बोल रहा है। देखो हम जानते थे पास्ट में, और बाद में लग गया दैट। दैट क्या है, कंजंक्शन। अब देखो मेन क्लोज पास्ट में है तो दैट के बाद में जो सबऑर्डिनेट क्लोज आएगा, क्या ये पास्ट में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इज लाइंग की जगह पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह पे वॉज लाइंग पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकली इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। द गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट पॉवर्टी हैज़ डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, सरकार ने क्लेम किया है कि गरीबी जो है काफ़ी कम हो चुकी है। सरकार ने क्लेम किया था पास्ट में, दैट आ गया इसके बाद। अब इसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लोज जो आया है ये भी पास्ट में होगा, तो हैज़ की जगह पे यहाँ पे हैड करना चाहिए। अब जैसे ही आपने हैड किया, आप देखेंगे कि पास्ट का पास्ट जो है अपने आप पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। सरकार ने दावा किया पास्ट में, सरकार ने ये दावा किया पास्ट में, क्लेम किया है ना सरकार ने, पास्ट की बात है ना ये। और सरकार ये कह रही है कि पॉवर्टी जो है ख़त्म हो चुकी है, मतलब दावा करने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी ना, तभी तो दावा किया। तो ये तो पॉवर्टी के ख़त्म होने का काम है या कम होने का काम है, ये पास्ट का भी पास्ट है, इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट लगना था वैसे भी। और अगर आप इस दैट वाले फॉर्मूला से देखें मेन क्लोज पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में आएगा, वैसे भी हेड यहाँ पे लग जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। एक सेंटेंस और बनाते हैं। द थीव्स रैन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड, थीव जो है भाग गया इससे पहले कि पुलिस वहाँ पे पहुँचती। इस दोनों फॉर्मूला को लगाओ यहाँ पे, लगाने के बाद में एक वर्ब चेंज होगी, उस वर्ब को चेंज करो। लास्ट सेंटेंस को खुद से अटेम्प्ट करना है। देख लो पास्ट का पास्ट इवेंट कौन सा है। पहले तो ये देखो ये मेन वाला फॉर्मूला जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद में देखो कि पास्ट परफेक्ट अगर आप लोग लगाना था पास्ट के पास्ट के लिए, क्या वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। सही करके कमेंट्स में डालना, खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। बढ़े आगे। चलिए आज के क्विज़ में कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। रिपोर्ट के बारे में बताएगा क्या लिखा हुआ है इन सारे 8 इंस्टीट्यूशंस की रिसर्च में। करेक्ट जी, दो दीज रिपोर्ट्स आर टेक्निकल, दे रीआइटरेट व्हाट हैज़ बीन नोन अबाउट द रिस्क्स अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन उत्तराखंड। करेक्ट जी, हालांकि ये रिपोर्ट जो हैं टेक्निकल हैं, तकनीकी हैं,
फिर भी वो दोहराती हैं, रीआइट्रेट करती हैं उस चीज़ को, वट को, जो हमें पता है, हैज़ बीन नोन, हमें बताया गया है, हमें पता है, जो है समझाया गया है। और किस बारे में? उन रिस्क के बारे में, उन जोखिमों के बारे में जो नींव में, आधार में बैठे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, उत्तराखंड नाम की स्टेट में। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमें पता नहीं है, ऑलरेडी हम जानते हैं। रिपोर्ट्स की वर्ब है आर, दे आया रिपोर्ट्स के लिए, दे की वर्ब है रीआइट्रेट, रीआइट्रेट, इंजेमिनेट, रिपीट, हार्प ऑन, किसी चीज़ को बार बार दोहराना। वट की वर्ब है हैज़ बीन नोन, पैसिव वॉइस है, जो हमें बताया गया है, हम जानते नहीं है, जो हमें बताया गया है इन रिस्क के बारे में, वट हैज़ बीन नोन। Karachi is a central building research institute, Roorkee, for instance, pointed out that 99% of construction in the region did not comply with the mandatory building codes. Karachi जो पहली रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कराची जो रुड़की में जो बेस्ड है। फॉर एग्जांपल इसने पॉइंट आउट किया इस चीज़ की तरफ कि 99% जो कंस्ट्रक्शन है इस पूरे रीजन में वो कंप्लाई विद ही नहीं करता है, वो फॉलो ही नहीं करता है ठीक से मैंडेटरी बिल्डिंग कोड्स को या बिल्डिंग के गाइडलाइंस को। तो ये इस एजेंसी का कहना है कि सारी बिल्डिंग्स जो है इस जोशीमठ में गलत तरीके से बनाई गई हैं, बिल्डिंग कोड को वायलेट करके बनाई गई है। रिसर्च इंस्टीट्यूट की वर्ब है पॉइंटेड आउट, 99% की वर्ब है डिड नॉट कंप्लाई, 99% ऑफ कंस्ट्रक्शन की वर्ब है डिड नॉट कंप्लाई, है ना। परसेंटेज अपनी खुद की वर्ब नहीं लेता है, ऑफ के बाद में जो सेंटेंस रखा हो, जो नाउन रखा हो, उसके हिसाब से वर्ब को लगाया जाता है। आगे कह रहा है जी, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की इन इट्स रिपोर्ट सेड दैट द नेटवर्क ऑफ स्प्रिंग्स, ड्रेनेज सिस्टम्स एंड एरियाज ऑफ सब्सिडेंस में इन्फ्लुएंस लेड सब्सिडेंस। कह रहा है जी, ये जो दूसरा इंस्टीट्यूट है सरकारी रुड़की में बेस्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, कह रहा है इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो जाला है, जो नेटवर्क है स्प्रिंग्स का यानी झरनों का, ड्रेनेज का यानी पानी के निकासी का, ड्रेनेज सिस्टम का, और एरियाज ऑफ सब्सिडेंस का, ऐसे एरिया जो डूबे हुए हैं पानी में, सबमर्ज्ड है। कह रहा है ये जो नेटवर्क है ना, ये इन्फ्लुएंस कर सकता है लैंड सब्सिडेंस को, ज़मीन के अंदर धंस जाने के इवेंट को। कह रहे हैं देयर वॉज अ नीड टू मॉनिटर दैम, और एक ज़रूरत है इन पूरे नेटवर्क को या इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करने की। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की रिपोर्ट है, इसकी वर्ब है सेड, नेटवर्क की वर्ब है मे इन्फ्लुएंस, ठीक है, नीड की वर्ब है वॉज, लैंड सब्सिडेंस आप देख चुके हैं, ज़मीन का अंदर धंस जाना, सिंक कर जाना। कह रहे जी ओवरऑल द टेन्यूअस जियोलॉजी मेड सिटी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिस्की एंड स्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन मेजर्स वर नेसेसरी। कह रहे जी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बहुत नाजुक और महीन सी जियोलॉजी है, बहुत भंगुर है ना, बहुत वीक सी जो ज्योग्राफी है, और कह रहे इसने बना दिया इस सिटी लाइक स्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट्स को रिस्की। इस जोशीमठ की जो जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, उसने सिटी जैसी स्ट्रक्चर के अंदर जो बना रखी है, आपने पूरा शहर खड़ा कर रखा है जोशीमठ में, ये सारे प्रोजेक्ट्स को बड़ा रिस्की बना दिया है, बड़ा ही जोखिम भरा बना दिया है। कह रहा है और क्या हुआ, कह रहा है एंड स्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग मेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन मेजर्स वर नेसेसरी। बहुत ही स्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के जो मेजर्स हैं, जो कदम हैं, वो नेसेसरी थे, वो बहुत ज़रूरी थे, टू मिनिमाइज द रिस्क फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड लॉस ऑफ लाइफ्स, ताकि आप मिनिमाइज कर सकें इस रिस्क को, इस जोखिम को, जो है एक्सीडेंट्स का और लॉस ऑफ लाइफ्स का, लोगों की जान जाने का। जियोलॉजी की वर्ब है मेड, टेन्यूअस बता दिया आपको, बहुत ही भंगुर, बहुत ही वीक है ना, कमज़ोर सा, महीन सा। मेजर्स की वर्ब है वर। सिंपल है ना, कुछ देखने वाला इसमें है नहीं, रिपीट करने वाला। तो कह रहा वाइल देयर इज़ अ लेजिटिमेट केस फॉर इंश्योरिंग दैट सिटीजन्स इन द हिल स्टेट्स आर नॉट डिनाइड बेसिक इम्यूनिटीज़ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मटेरियल एडवांसमेंट, इतना ही पढ़ेंगे। कह रहे जी जहाँ एक लेजिटिमेट केस है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट बात है ना, एक केस मतलब किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होती है तो उसका केस बन जाता है। तो कह रहे जी एक लेजिटिमेट केस है इस चीज़ का या ज़रूरत का, जो ज़रूरत है इंश्योर करने की, सुनिश्चित करने की, पक्का करने की, कि सिटीजन जो हैं हिल स्टेट्स के अंदर, उनको डिनाई ना किया जाए, उनको वंचित ना किया जाए या मना ना किया जाए बेसिक इम्यूनिटीज़, है ना। बेसिक इम्यूनिटीज़ मतलब
घर में पानी आए, छत हो सबके सर पे, इस तरह की जो बेसिक अम्यूनिटीज़ है सबके पास हो। कह रहा है ये केस बिल्कुल जेन्युइन है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले मटेरियल एडवांसमेंट की, धन संपदा में एडवांसमेंट के उनको मौके मिले, नौकरियां मिले, व्यापार करने के उनको जो है मौके मिले। कह रहे जी ये होने के बावजूद इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन गवर्नमेंट्स टू टेक हार्ड डिसीजंस दैट आर सस्टेनेबल। ये इनकम्बेंट अपॉन है सरकारों पे। इनकम्बेंट अपॉन होना यानी जिम्मेदारी होना, नेसेसरी ड्यूटी होना। ये चीज़ एक नेसेसरी ड्यूटी है सरकार की कि वो टेक करे हार्ड डिसीजंस को, कड़े फैसलों को जो सस्टेनेबल होंगे, लॉन्ग टर्म में टिकाऊ होंगे। अच्छा, और किसके सामने? एज अगेंस्ट दोज दैट आर एम टू स्कोर इन द नेक्स्ट इलेक्शन। कह रहा है और ये चीज़ उन चीज़ों उसके अगेंस्ट में, उन एक्शंस के अगेंस्ट में, उन डिसीजंस के अगेंस्ट में जो एम्ड होते हैं स्कोर करने के लिए अगले इलेक्शंस के अंदर, अगले चुनावों में। तो कह रहे जी ज़रूर सबको सब कुछ चाहिए, हमें भी पता है इन हिली एरियाज़ में बेसिक कम्युनिटीज़ ज़रूरी हैं लोगों के लिए, मटेरियल एडवांसमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कड़े डिसीजन वो ले, अपनी सीमाओं में बांध करके रखे इस पूरे डेवलपमेंट के इशू को। और ये हार्ड डिसीजंस वही होंगे जो लॉन्ग टर्म में टिकाऊ रखेंगे इस पूरे एरिया को, बजाय उन डिसीजंस के जो कि सिर्फ अगले चुनाव में वोट बटोरने के लिए इन एरियाज़ में लिए जाते हैं। केस की वर्ब है इज़, सिटीजन्स की वर्ब है आर डिनाइट, इट की वर्ब है इज़, दैट आया डिसीजंस के लिए, दैट की वर्ब है आर। ये दैट आया अगेंस्ट डिसीजंस या दोज के लिए, इसकी वर्ब है अगेन आर। ये दोज दैट आपको याद होगा ना, बराबर वाली चीज़ों को कंपेयर करने के लिए दैट दोज लगाते हैं। तो डिसीजंस को डिसीजन से कंपेयर करना था तो दूसरी बार दोज लिख दिया है ना। चलिए, कह रहा है अ नेसेसरी स्टेप इज इन इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क इज वाइडली डिसेमिनेटेड एंड कम्युनिकेटेड इन अ वे। एक नेसेसरी स्टेप जो है वो होगा इस चीज़ में इंश्योर करना, इस चीज़ को पक्का करना कि इंफॉर्मेशन जो है रिस्क पे, जोखमों पे, वो हर तरफ फैलाई जाती है और कम्युनिकेट की जाती है इन अ वे दैट इट बिकम्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ पब्लिक लाइफ। एक ऐसे तरीके से कि ये बन जाता है पार्ट एंड पार्सल, इनसेपरेबल पार्ट पब्लिक लाइफ का। इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से लोगों को दो, उनको पता लगे घर कैसे बनाना है, आगे से आगे जनरेशन्स तक ये इन्फॉर्मेशन रहेगी कि सेफली कैसे जोशीमठ में रहना है ना। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना चाहिए। स्टेप की वर्ब है इज़, स्टेप की वर्ब है यहाँ पे इज़, इंफॉर्मेशन की वर्ब है इज़ कम्युनिकेटेड एंड इज़ डिसेमिनेटेड, दोनों वर्ब्स हैं इंफॉर्मेशन की पैसिव में। एक सेकेंड। और इट की वर्ब है बिकम्स, पार्ट एंड पार्सल मतलब इनसेपरेबल पार्ट। लास्ट में कह रहा है जी इंडिपेंडेंट रिसर्च काउंसिल मस्ट फॉर्म द बैकबोन ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड क्लियर लाइंस मस्ट बी ड्रॉन अराउंड द लिमिट्स टू डेवलपमेंट इन द रीजन। कह रहा है जी इंडिपेंडेंट साइंटिफिक काउंसिल जो है, साइंटिफिक सलाह जो है वो फॉर्म करनी चाहिए, बैकबोन को उसको बनाना चाहिए, रीढ़ की हड्डी को पॉलिसी मेकिंग की इस एरिया में। और क्लियर लाइंस जो है उनको ड्रॉ करना चाहिए, सीमाओं को बांध देना चाहिए इन लिमिट्स के अराउंड जो होनी चाहिए डेवलपमेंट की इस रीजन में, इस पूरे एरिया में। ठीक है, तो साइंटिफिक काउंसिल की वर्ब है मस्ट फॉर्म, लाइंस की वर्ब है मस्ट बी ड्रॉन। काउंसिल का मतलब होता है सलाह, सजेशन, है ना। चलिए, सिंपल सा आर्टिकल था। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। होपफुली पूरा जो आपने कहानी को, मतलब इस आर्टिकल को कहानी की तरह प्रोसेस किया होगा ना, चीज़ें तभी आपको समझ में आती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जी ये जो लाइन है, क्लियर लास्ट लाइन मस्ट बी ड्रॉन अराउंड द लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट, इस लाइन का क्या मीनिंग है? 4 मीनिंग्स आपको दिए गए हैं। लास्ट वाला सेंटेंस जो है वो भी समझाया ना, उसी लाइन की बात कर रहा है। इस सेंटेंस का, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? तो मीनिंग को सही भाषा में प्रैक्टिकली आपको बताना है, चारों में से किससे आप रिलेट करेंगे। हिंदी कर लेना चारों ऑप्शंस की, बहुत ईजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये बिल्कुल। अब आ जाओ सेकेंड वाले पे, ये थोड़ा सा मेंस लेवल का है। विच एथिकल डिलेमा इज प्रेजेंटेड इन द पैसेज व्हेन डिस्कसिंग द बैन ऑन पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड सब्सिडेंस इन उत्तराखंड। कौन सी एथिकल डिलेमा प्रेजेंट की गई है पैसेज में जब डिस्कस किया जाता है उस बैन को जो इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेशन को लेकर के है लैंड सब्सिडेंस की उत्तराखंड में? कौन से मोरल यानी नैतिक धर्म संकट की बात होती है जब भी लैंड सब्सिडेंस की बात होती है उत्तराखंड में? ठीक है, तो एथिकल डिलेमा आपको बतानी है, किन 2 चीज़ों के अंदर हमें बैलेंस बनाना है। ठीक है, ऐसा समझ लो। चारों ऑप्शन को देखो, जहाँ डिलेमा दिखे, बैलेंस वाली बात दिखे, वो आपका आंसर बन जाएगा।
तीसरा चौथा पांचवा वोकैब बेस्ड है। लाइन इन द साइंड आप जानते हैं, हार्प ऑन फ्रेजल वर्ब, और कैसम का मीनिंग आपसे पूछा है। ठीक है, तीनों के आंसर निकल जाएंगे, तीनों हो चुके हैं वर्ड्स। 6वें 7वें 8वें में 3 एरर्स मिलेंगी। एरर्स को देख लेना। चलो है ना, मैं नहीं बताऊंगा तो फिर वो एरर्स जो है आप खुद से नहीं कर पाएंगे। कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिए सभी क्वेश्चंस के, अपने आंसर से मेरे आंसर्स को मैच करो और मुझे बताना आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले। मुलाकात लेंगे कल की क्लास में। अंटिल देन साइनिंग आउट।